हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मयूर क्लासेस। माय नेम इज़ मयूर कुमार और आज हम लोग फिज़िक्स का क्लास 10th फिज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट। आप लोग देख पा रहे होंगे 10th के बोर्ड के लिए CBSE के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर और वेटेज भी अच्छा खासा है, तो इस चैप्टर को मिस नहीं करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाइट होता क्या है, एक्चुअली लाइट क्या है। सभी को जैसे कि हम लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं लाइट के बारे में, अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम मिला के बात करें तो हम सभी को पता है कि लाइट क्या होता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लाइट क्या होता है तो आप लोग कहेंगे कि जो रोशनी दे, जो ऑब्जेक्ट रोशनी दे उसको लाइट कहते हैं, है ना। या जो अंधेरे को दूर करे, विच डिसअपियर्स द डार्कनेस, है ना। तो या फेड करे डार्क अंधेरे को, तो वो लाइट होता है। तो उसी तरह लाइट का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कह सकते हैं कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म ही तो है लाइट। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट या थिंग्स अराउंड अस। तो ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन का लाइट। अगर मैं थोड़ा सा और इसको जस्टिफाई करूँ तो जैसे कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं। हम लोग क्यों देख पाते हैं एक दूसरे को? क्योंकि क्या होता है, ये लाइट रेज के वजह से ही हम लोग देख पाते हैं। जस्ट बिकॉज वी एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस, जस्ट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द लाइट रेज। ये कैसे होता है? जैसे कि लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो लाइट रेज का नेचर होता है रिफ्लेक्शन का। तो लाइट रेज वो क्या करता है कि रिफ्लेक्ट होता है ना। रिफ्लेक्ट होके फिर हमारे आंखों पे पड़ता है और जिस ऑब्जेक्ट की लाइट रेज हमारी आंखों पे पड़ती है वही ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ कि किसी में होल में अगर देखना चाहता हूँ, अगर होल है वहाँ मैं अगर देखना चाहता हूँ तो वहाँ मुझे क्लियरली नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सन की जो लाइट है या एक्सटर्नल लाइट जो है, जो भी हो, वो लाइट की रेज वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। और जब लाइट की रेज वहाँ से, जहाँ मतलब जो ऑब्जेक्ट मुझे देखना है, अगर वहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर अगर मेरे आंखों पे नहीं पड़ रही हैं तो मैं उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता हूँ। आप लोग भी ये नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी ये जानते होंगे। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और हमारी आंखों पे पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट हम लोग फॉर श्योर देख पाएंगे, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट से लाइट ही नहीं रिफ्लेक्ट होगा वो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अंधेरा अंधेरा जैसा दिखता है वहाँ पे, है ना, कहीं भी हो सकता है वो। तो स्टार्ट करते, देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे नोट्स वगैरह लिखते चलूँगा। बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग नोट्स बनाएंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब मैं कह नहीं सकता कितना हेल्पफुल होगा। आप लोग एक बार जब पूरा नोट्स बना लेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ कुछ तो मतलब हमने लिखा है और आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, लाइट अगर बात किया जाए तो अगर मैं लिखूँ लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ energy which enable us to see things around us। लाइट क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स टू सी थिंग्स अराउंड अस। नाउ सी व्हाट, जैसे मैंने अभी बताया वो स्टेटमेंट भी मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये लाइट हो गया। अगर बात करें वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड। मतलब हम लोग वो ऑब्जेक्ट देख पाते हैं जहाँ से क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक जो है वो लाइट पहुँचती है। तो ये था। अगर बात करें, देखिए बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस होते हैं, जैसे कि जो देखिए सब ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसा ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका खुद का लाइट होता है। फॉर एग्जांपल जिसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। वैसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सभी को पता है क्या होता है। अगर मैं लिखूँ तो दोज ऑब्जेक्ट which emit their own light are known as luminous object. If you talk about the example, for example की बात करें तो द वन एंड ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, पता है आप लोगों को, सन हो गया।
ट्यूबलाइट भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकता है, कैंडल लाइट, फायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो खुद की लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर नॉन ल्यूमिनस की बात किया जाए, नॉन ल्यूमिनस की बात किया जाए, दोज ऑब्जेक्ट्स which do not emit their own light, which do not emit their own light, but tends to reflect or scatter the light, scatter the light when falls on them, is known as non-luminous object, if you talk about example like pen, book हो गया, एनिमल हो गए, है ना। इफ यू टॉक लाइक मिरर, ह्यूमन बींग्स भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ह्यूमन बींग। ठीक है, तो ये नॉन ल्यूमिनस मतलब ये क्या करता है कि सिर्फ अगर कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा या स्कैटर करने का काम करेगा, छितिर बितिर स्कैटर करने का काम करेगा। तो वैसे ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनस है ना, ऑब्जेक्ट कहलाता है। हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही हैं। हमारे पास खुद का तो कोई लाइट है नहीं कि हम लोग जलते रहें और रोशनी फैलाते रहें, है ना। विचारों से हम रोशनी फैला सकते हैं, वो अलग बात है। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हमारी सक्सेस कितनी जल्दी हमको मिलने वाली है। ठीक है, तो हमेशा ही डिसिप्लिन में रहें और हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दें, समझे। ओके, तो ये 2-4 डेफिनेशन था जो कि मतलब स्टार्टिंग में बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइट की चैप्टर इसी डेफिनेशन से स्टार्ट होती है और मैं जहाँ तक समझा दिया हूँ ये बहुत ही काफ़ी है। एक और बात मैं बता दूँ कि लाइट जो है हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसा ट्रेवल करता है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन लिख लीजिएगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, अभी इसके बाद अगर बात किया जाए तो हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि इसका क्या नेचर होता है और अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है ना। जैसे मैक्सवेल जो थे उन्होंने क्या कहा था, आइंस्टीन ने क्या कहा था लाइट के बारे में, लाइट का नेचर कैसा होता है, तो वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक जो अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। मैं एक बार रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग लिखना चाहे तो लिख ले, मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग बाद में लिख सकते हैं। दैट्स नॉट द बिग प्रॉब्लम। ओके, वेल आई एम रफिंग इट। बहुत अच्छा चैप्टर है ये लाइट, और बोर्ड का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बच्चों को समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है इस चैप्टर को। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइट को हम लोग फूंक के उड़ा देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, नेचर ऑफ लाइट टॉपिक डाल लेते हैं। नेचर ऑफ लाइट अगर बात करें लाइट की, तो लाइट का नेचर क्या होता है। देखिए बहुत पहले से इस पे बहस होते आ रहा था, वैसे ये चीज़ें तो अब क्लियर हो गई हैं कि लाइट का नेचर क्या होता है। लाइट वेव की तरह बिहेव करता है या पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। तो मैं बता दूं कि लाइट जो है दोनों की तरह बिहेव करता है। लाइट एग्जिबिट्स बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव टू। समझ में आ रहा है, मतलब जिस सिचुएशन में उसको जिस तरह हमें यूज़ करना है उस तरह वो बिहेव करता है। तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्यों होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ये मैक्सवेल साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी आर लिविंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट wait a minute, first I will clear you like कि light has both the properties। देखो नेचर ऑफ लाइट, तो
पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। ओके, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, इट एग्जिबिट्स, पोज करता है, इट एग्जिबिट्स बोथ द प्रॉपर्टीज, it exhibits both the properties of, it exhibits both the properties of, it exhibits both the properties of light, it exhibits both the properties of light. Light has a dual nature, it exhibits both the properties of light. It behaves as wave and particle depending on the situation, depending on the situation it is in, मतलब लाइट जो है दोनों नेचर शो करता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो लाइट दोनों नेचर शो करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अगर बात किया जाए दूसरा पॉइंट, तो देखिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, क्या थ्योरी, कौन सी थ्योरी इसके पीछे थी वेव के बारे में? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. According to wave theory, it is electromagnetic wave, and according to wave theory, it is electromagnetic wave, and according to, बात किया जाए according to particle theory, it behaves as particle, which travels very fast, in a straight line, and for the traveling of light, सॉरी, ये यहाँ तक पॉइंट था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल विच ट्रेवल्स वेरी फास्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं इसको अभी समझाता हूँ। एक और हमारे पास थर्ड पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इट डज नॉट, एज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, as it is electromagnetic wave, it does not need any material medium to travel. Example, solid, liquid और गैस, यू कैन से एयर। देखिए मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी उसके बारे, लाइट के बारे में बताया था कि लाइट जो है दोनों नेचर शो करता है। कौन कौन सा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था कि लाइट जो है ये वेव की तरह अपना नेचर रखता है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह नेचर करता है, डिपेंड करता है कि आप जो है उस लाइट को किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। अब आपको ये थोड़ा सा वर्ड जो है टेंशन में डाल रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से वेव जो जनरेट होती है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन एक वेव होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ रहा है? जब से आप 12th पढ़ेंगे ना तो आप इसके बारे में, एक चैप्टर है EMI, वहाँ पे आपको ये जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। फिलहाल आप इतना जान के चले कि मिक्सचर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वेव का, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये कैसे प्रूफ किया, मतलब आइंस्टाइन ने ये पार्टिकल थ्योरी को कैसे प्रूफ किया कि जो हमारे पास लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करता है।
तो इससे भी मतलब हम लोग 11th में पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है क्लास 12th के फिजिक्स में, 11th के फिजिक्स में, वहाँ पे आइंस्टाइन का पूरा जो है एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है। वहाँ से उनको ये पता चला कि जो लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी शो करती है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज़ है। अब बात करें जैसे कि लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में बहुत, मतलब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में फास्ट ट्रैवल करता है और बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। बात किया जाए लाइट का जो सबसे, जैसे देखिए लाइट अगर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो हम जानते हैं कि मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा जो होता है वो एटम होता है, तो लाइट का भी सबसे छोटा कोई टुकड़ा होगा, तो उसको क्या कहते हैं? तो एक बार मैं ये भी बता देता हूँ। फोर्थ, लाइट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन, है ना। लाइट का सबसे छोटा टुकड़ा, है ना, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। बात किया जाए कि जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम को ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब ना ही उसको मीडियम के तौर पे सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना ही कोई एयर चाहिए। अगर सिर्फ उसके पास क्या है ना, बात किया जाए जैसे कि हमारे को इफ़ यू टॉक अबाउट साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ना। साउंड को क्या ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है। एयर जैसे कोई भी मीडियम हो तो उसको मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट जो है वैक्यूम में भी क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। लेकिन साउंड जैसे मैंने बताया उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, बट लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए जो साउंड के पीछे थ्योरी है कि हमारे जैसे कि कोई आवाज़ आता है हमारे पास, तो आवाज़ जो है हमारे एयर में अगर बात की जाए तो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है, वहाँ से क्या करता है? टकरा के हमारे कानों तक आता है। तो क्या लाइट की भी यही थ्योरी है कि लाइट अगर कहीं से आता है तो बीच में जो टाइनी पार्टिकल्स है उनके मदद से टकराते होते हुए आता है ना। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये थ्योरी है? अगर ऐसा है तो फिर लाइट को तो मीडियम की ज़रूरत होनी चाहिए, है ना। तो मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि इसके पीछे क्या थ्योरी है। जबकि मैं कह रहा हूं कि लाइट क्या है? लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ये फैक्ट है, तो आप लोगों को बताना है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, है ना। अब देखिए लाइट जब हम पढ़ रहे हैं तो थ्योरी जो है लिखने वाला काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उससे तो आप लोगों को बचना नहीं पड़ेगा, है ना। वो काम हम लोग करते रहेंगे और साथ साथ में समझते रहेंगे। तो अगला जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे है ना, रिफ्लेक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या करना है, प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, इमेजेस के बारे में बात करेंगे, रियल और वर्चुअल इमेज। उसके बाद स्फेरिकल मिरर पे चलेंगे, वहाँ पे उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रे वगैरह बनाना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ ऑब्टेंड होता है ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसके प्लस माइनस वाला साइन, मतलब साइन कार्टेशियन देखेंगे, और थोड़ा सा उसका यूजेस देखते हुए लेंस की तरफ मूव करेंगे, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसको देखें। और अगला टॉपिक वाले थे, जो अगला टॉपिक है हमारे पास लाइट का, वो रिफ्लेक्शन है। आप लोग लिख लें रिफ्लेक्शन। देखिए पहले तो इसका डेफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो द process of sending back the light rays, the process of sending back the light rays which the process of sending back the light rays of object which falls on the surface is known as reflection या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लाइट किसी सरफेस पे पड़ा है ना, अगर लाइट किसी सरफेस पे पड़ा है तो सरफेस क्या करता है, उस लाइट को क्या कर देगा, वापस भेज देगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या ये रिफ्लेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैंने बताया था पेन पेपर कॉपी कहीं भी हो सकता है ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस हो गया
अगर बात करें, अगर बहुत ज़्यादा शाइनी ऑब्जेक्ट होगा ना, जैसे कि मिरर ले लो, तो वहाँ पे क्या है कि 99% जो रेज हैं, जो बीम ऑफ लाइट है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा डल होगा, अनपॉलिश्ड सरफेस होगी, तो वहाँ पे जो है कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ ही रिफ्लेक्ट हो पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, शाइनी ऑब्जेक्ट्स, शाइनी ऑब्जेक्ट दैट इज पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट, हाँ ब्रैकेट में लिख लेना, पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट, शाइनी ऑब्जेक्ट्स दैट इज पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स more light as compared to dull and unpolished object। तो ये तो नेचुरल सी बात है, आप सभी को पता है। ठीक है, अगला बात करें, देखिए मैंने बताया था रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। रे ऑफ लाइट होता है एक सिंगल लाइट का रे, है ना, जो कि पॉसिबल है क्या नेचर में, पॉसिबल अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो पॉसिबल है। साइंटिफिक अगर देखा जाए तो लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल भी देखना पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे अगर नेचुरली देखा जाए तो पॉसिबल तो नहीं है ये। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स इस लाइट चैप्टर में क्या करते हैं, हम लोग रे ऑफ लाइट से ही सारा चीज़ डील करते हैं, जबकि पॉसिबल नहीं है। रे ऑफ लाइट से सारा चीज़ इसलिए डील करते हैं क्योंकि देखो बीम, मैं एक बार डेफिनेशन लिख के बता दे रहा हूँ कि रे ऑफ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट क्या होता है, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट line where light travels, where light travels। और बीम ऑफ लाइट की बात करें तो इट इज़ अ बंडल ऑफ लाइट रेज falls on a surface is known as बीम ऑफ लाइट। देखिए, रे ऑफ लाइट क्या हो गया, एक सिंगल लाइट का रे जो है एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो रे ऑफ लाइट होता है। लेकिन अगर बीम ऑफ लाइट की बात करें तो बहुत सारा बीम ऑफ लाइट अगर एक साथ गिरे, है ना, जैसे सूर्य की रोशनी आती है हमारे पास, बहुत सारा जैसे रे ऑफ लाइट एक साथ गिरता है तो वो हो गया बीम ऑफ लाइट। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो रे ऑफ लाइट को एज अ रे ट्रीट करके पढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर में, लाइट के चैप्टर में। क्योंकि सोचो कभी भी जब हमें इमेज बनाना होगा तो अगर ये लाइट है तो हम लोग बीम ऑफ लाइट थोड़ी ना ऐसे गिराते रहेंगे देखने के लिए, और फिर ये कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होगा वो तो हमें बहुत ज़्यादा बनाना पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग जब भी इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में डील करते हैं, मतलब तो लाइट को हम लोग एज ए रे ट्रीट कर लेते हैं। जैसे एक रे आया यहाँ और एक रे आया यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये अपने एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जो है हमें बताना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन ऐसे बताए तो देखो यहाँ से बहुत सारा ना फिर ऐसे हमें भेजना पड़ेगा, इधर भी। तो बीम ऑफ लाइट जो है हमारे चैप्टर में डील नहीं करते हैं, हम लाइट को एज ए रे की तरह ट्रीट करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। समझ में आ गया? मैंने समझा दिया क्यों लाइट को एज ए रे की तरह पढ़ते हैं यहाँ पे। ओके वेल, बात किया जाए आगे, जैसे रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख ली, हमने बीम और रे के बारे में जो है डिफरेंसेस जान लिया। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आता है। जैसे कि अगर एक प्लेन मिरर ले लिया जाए तो प्लेन मिरर में जो रे गिरती है ना, उसको क्या कहते हैं, जो ये रिफ्लेक्ट हो गई है उस रे को क्या कहा जाता है, जो यहाँ पे एंगल बनता है वो क्या होता है। तो ये सारा टर्म हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, हम लोग वो भी जानेंगे। ठीक है, तो उसको जानने से पहले वो हमें हर एक पॉइंट जानना होगा जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके वेल, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा सा, एज यू ऑल नो दैट वी आर वेरी पुअर पीपल, वी डोंट हैव मच बिगर बोर्ड, सो वी हैव टू एडजस्ट हियर ओनली फॉर योर बेनिफिट। कोई बात नहीं, हम लोग रफ करके भी एडजस्ट कर लिया जाएगा, डोंट वरी, है कि नहीं? बोलो यस और नो। बस आप लोग पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट को समझता है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रट्टा नहीं मारना है, पहले बता रहा हूँ। रट्टा मारने वालों को कभी भला नहीं हुआ। 3 इडियट देखा होगा ना आपने, रणछोड़,
हमेशा रट्टा मारता है। ठीक है, आते हैं इधर। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके पहले मैंने बोला था कि डेफिनेशन एक दो देखेंगे, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए इंसिडेंट रे एक टर्म होता है। इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे which falls on the mirror is known as incident ray, is known as, बहुत ही आसान है, is known as incident, या इस तरह इसको इस ऐसे भी लिखा जा सकता है, the ray which falls on the mirror on the point of incidence, on the point of incidence, on the point of incidence is known as incident ray, is known as incident ray। ठीक है, तो इंसिडेंट रे हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहां पे इंसिडेंट रे क्या करती है, हिट करती है मिरर पे। ठीक है, अब अगर बात करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की, तो ये भी जान लो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो इट इज अ पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस, ऑन द मिरर, ऑन द सरफेस ऑफ मिरर where the incident ray hits, where the incident ray fall भी लिखोगे तो चल, where the incident ray falls, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है। मैं अगर एक डायग्राम बना के आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। देखो, जैसे कि ये मिरर हो गया हमारे पास, बैक साइड से पॉलिश होगा सिल्वर से। ठीक है, तो ये पॉलिश्ड प्लेन मिरर है हमारे पास। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेन मिरर, रिमेंबर दैट। वी आर नाउ जस्ट डीलिंग विद द प्लेन मिरर, will come to the spherical mirror and the lens also, don't worry। and suppose this is a incident ray, अगर ये लाइट रे यहाँ आके पड़ती है यहाँ पे, तो ये इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जहाँ पे पड़ा है, जैसे ये पॉइंट देख पा रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये जो रे आई है ना यहाँ पे, जो आके मिरर के सरफेस पे टकराई है, इसको कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, इंसिडेंट रे। ओके, तो इंसिडेंट रे हो गया, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। आगे बात करें तो देखो, इंसिडेंट, अगर रे इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी तो होगा। तो अब आ जाते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच गेट्स रिफ्लेक्टेड, the ray which, yeah, the light ray which gets reflected after hitting on the surface of mirror, after hitting on the surface of mirror is known as reflected ray, is known as reflected ray। देखो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट रे भी लगा दोगे तो कोई वांदा नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। द इंसिडेंट रे विच गेट्स रिफ्लेक्टेड आफ्टर हिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। मतलब इंसिडेंट रे क्या किया है, स्ट्राइक किया है कहाँ पे, मिरर के सरफेस पे, तो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो ये चीज़ हो गया। एक और पॉइंट हमारे पास है कि ये देखिए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके बीच में एक लाइन होती है। देखिए यहाँ पे जहाँ से ये बनता है ना, जैसे ये देखिए, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं पता है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये बीच वाली, इसको कहते हैं नॉर्मल, है ना। यहीं से हम लोग सारा चीज़ क्या करते हैं, एग्जैक्टली देखते हैं कि इंसिडेंट रे का एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या है, तो इसको नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की डेफिनेशन, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, normal is a straight line
line makes right angle with the normal is a straight line, right angle to the right angle to the surface of the mirror, right angle to the surface of the mirror, right angle to the makes right angle भी लिखे तो बेहतर होगा, makes right angle to the surface of the mirror, it is a normal is a straight line makes right angle to the surface of the mirror। मतलब ये surface of the mirror है, क्या बनाता है surface of the mirror से right angle बनाता है, और right angle क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो दोनों के बीच में right angle है, तो दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री है कि नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये नॉर्मल होता है। देखिए मैं डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो we don't need to learn the definition, I mean bookish language, we don't have to write the answer in the bookish language, you can also frame your own answers if you know the if you know the answers, like if you are able to write those answers in a better English। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे तो हम लोग अपने मन से फ्रेम किया, ऐसा नहीं, तो वर्डिंग्स आने चाहिए, जो आप वर्ड लिखते हैं जो आपको पता है कि क्या लिखना है उसका एग्जैक्ट मतलब मीनिंग समझना चाहिए बोर्ड एग्जामिनर को, तब जाके हो जाएगा, वरना बुकिश लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना भी फ्रेम कर सकते हैं आंसर जिस तरह हम लोग लिख रहे हैं, है ना। ये कहीं बुक में हो सकता है कि मैच कर जाए, बट सीरियसली वी हैव नॉट लर्न इट, एंड अगर आपको चीज़ें याद है तो आप लोग बना के लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल। नाउ सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो पहला लॉ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि देखिए एक ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज नॉर्मल, you just draw it in your notebook, okay, and this is reflected ray, this is reflected ray and this is the point of incident and this is the plane mirror। ये भी लिखना पड़ेगा वरना गधे पता नहीं कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। प्लेन मिरर, मैं बात करूं कि ये जो इंसिडेंट रे होता है ना, नॉर्मल से एंगल बनाता है, इसको लिखते हैं एंगल आई, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये भी क्या एग्जैक्ट एंगल बनाता है तो इसको लिखते हैं एंगल आर। और क्या होता है पहला, अगर दूसरा लॉ की बात किया जाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आई इज वेरी इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, दोनों ही बराबर होता है। किसी भी कंडीशन में अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्शन जो है ठीक नहीं है, या मतलब एग्जैक्टली अगर प्लेन मिरर है तो वैसा होना ही है, इट्स वेरी कंपलसरी, ठीक है। तो एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल आर, सो वी हैव टू कीप इन माइंड। अगर बात करें तो मैंने एक टर्म बताया कि क्या बताया, रिफ्लेक्टेड एंगल या इंसिडेंस एंगल, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात किया जाए तो उसका भी हम लोग डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। मैं इसको यहीं पे रहने देता हूं डायग्राम को, ओके। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जानेंगे, तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर बात किया जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, है ना। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो ये जो है ना हमारा नॉर्मल से, ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है, जैसे एंगल आए हो सकता है 45 बनाए फिर 65 बनाए, वो तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। तो जो भी एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, है ना। वही चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल at the point of incidence, is known as एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट। अगर बात करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो होगा, तो वो भी जो नॉर्मल के साथ बना रहा होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर बात किया जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द reflected ray is angle made by the reflected ray with the help of with the normal. Angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal at the point of incidence, at the point of incidence. This point is known as what? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये एक दो टर्म था. अब देखो, अगर जिस एंगल से क्या है, अगर प्लेन मिरर पे जिस भी एंगल से इंसिडेंट रहेगा उतने ही नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बना के वो क्या होगा, रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा. मतलब ये प्लेन मिरर की बात करें तो दोनों ही केस में क्या होगा, इंसिडेंट रे और मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही बराबर होंगे, है ना. और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ भी है, वो मैं अभी लिख के बता रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ. ठीक है, तो ये केस हो गया. अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई रे जो है, अगर कोई रे है, अगर वो परपेंडिकुलरली अगर मिरर क्या है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा. तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर कोई भी इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली और नॉर्मल पे आएगा, नॉर्मली और परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा किस पे, मिरर के सरफेस पे, तो क्या होगा, इट विल बी ट्रेस्ड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ. वो क्या हो जाएगा, वो अपने ही पाथ पे वापस चला जाएगा. और क्यों चला जाएगा वापस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है ना. तो जिस एंगल से आया है, मतलब कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो वो किसी एंगल से नहीं आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ नहीं है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसका कुछ नहीं होगा. सीधा सीधा अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, वापस उसी एंगल पे चला जाएगा. अगर मिरर पे वो कैसा पड़ता है, परपेंडिकुलरली पड़ता है, तो हमेशा ध्यान रखना है. तो वो वाला भी लिख के मैं बता दे रहा हूँ. इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द surface of mirror normally or perpendicularly incident the surface of mirror normally or perpendicularly, then it will trace the same path, it will reflect, it will trace back the same path as in this case angle of incident and angle of reflection is zero. तो ये चीज़ हो गया कि अगर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली क्या करेगा, कोई भी इंसिडेंट स्ट्राइक करेगा मिरर को, तो अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर लेगा, वापस उसी पाथ पे चला जाएगा. कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे समझा दूँ, यहाँ पे देखो, अगर ये हमारे पास मिरर है और ये हमारे पास जैसे देखिए नॉर्मल हम लोग नहीं बना रहे, लेकिन अगर किसी भी मिरर पे अगर उसने क्या किया, परपेंडिकुलरली अगर एक कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया है, तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, मतलब वो उसी पाथ पे क्या है, वापस चला जाएगा. देखिए, ये जाने वाला इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो उसी एंगल पे वापस आ रहा है. समझ में आ रहा है. जब तक कोई एंगल बना के नहीं गिरेगा, मतलब मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक नहीं करेगा, अगर किसी भी एंगल से इंसिडेंट कर रहा है तो उसी एंगल से, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन अगर जीरो एंगल से इंसिडेंट कर रहा है तो जीरो एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा. हमेशा ध्यान रखना है. सो दिस वाज द केस. नाउ लेट्स कम टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, ठीक है. तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमें इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वी आर नॉट गोइंग टू रफ इट.
ओके 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 ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है, वैसे तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, पहला मैं लिख के बता दे रहा हूँ, इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, incidence and the point of incidence all lie in same plane, okay, all lie in same plane. wait a minute, ये पहला लॉ था। सेकंड लॉ की अगर बात किया जाए, लाइट जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा मे बी। दूसरा लॉ की अगर बात किया जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अब मैं समझा देता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है, प्लेन क्या होता है, मैं इस बोर्ड को एक प्लेन मान ले रहा हूँ, तो इंसिडेंट रे यहाँ है ना, अगर बड़े लेवल की बात की जाए, और ये मिरर हो गया, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पे है, तो सारा चीज़ इसी प्लेन में आ जा रहा है ना, इस प्लेन के बाहर तो कुछ नहीं जा रहा है, और जब बाहर चला जाएगा तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारा इसी प्लेन पे डिफाइन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ दिखा रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे कहीं और दिखा दें तो दूसरा प्लेन हो जाएगा, तो इस तरह नहीं करना है। तो ये लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में जो है एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और बुक का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि बुक के जो है इंसिडेंट रे अगर बनाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे पेज पर नहीं बनाएंगे, उसी पेज पर बनाएंगे। इसका कहने का ये अर्थ है, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए मैं बता रहा हूं कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। सो दिस इज व्हाट द सेकंड लॉ इज, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, वो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। सपोज एंगल आई अगर 45 डिग्री है तो इट इज वेरी कंपल्सरी कि एंगल आर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री ही होना चाहिए। सो दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। एक और बात मैं आपको बता दूं कि एंगल ऑफ ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्यों हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए पढ़ते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी विल एबल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेजेस, है ना, ऑब्जेक्ट या इमेज की पोजीशन हम लोग इसके हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ना ना छोड़ें, पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से दैट। पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ करना है तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ते ही रहना है। अब देखिए दिन भर तो नहीं पढ़ सकता कोई, बट हमें पता है कि हम खुद को एनालाइज कर पा रहे हैं कि हमें पढ़ने की कितनी ज़रूरत है। कोई 2 घंटे में बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है, कोई 10 घंटे भी पढ़ के मैनेज नहीं कर पाता है। तो नॉट टू वर्क लाइक गधा चाल नहीं चलना है, स्मार्ट वर्क करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। और आप लोग इसको लिख लीजिएगा नोट्स के तौर पे, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। अगले क्लास तक जो अगला हमारे पास लेक्चर आने वाला है पार्ट 2, उसके लिए वेट कीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और आप सब अपना ध्यान रखें।